Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10+1 के फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को पता करना। और इस प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट या जिसमें हमने मेजरमेंट क्या हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मेजरिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट को अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम एक अपनी वैल्यू निकालते हैं जिसको मेजर्ड वैल्यू कहा जाता है कि हमने जो वैल्यू माप के निकाली है। और हमारी कोशिश होती है कि जो ये वैल्यू हम माप कर निकाल रहे हैं ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास हो, बहुत पास हो। और ये जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, तो हमारी कोशिश है ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में लेके जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं उस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में थोड़ा सा फर्क रह जाता है और उसको एरर कहा जाता है। सपोज करो मैं आपको ये पूछूं कि आप मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, कोई 5 फीट 2 इंच, कोई 5 फीट 9 इंच, कोई 10 इंचेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं एग्जैक्ट कि आपकी हाइट 5 फीट 9 इंच एग्जैक्ट है या आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच एग्जैक्ट है? तो क्या 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू 2 इंचेस नहीं हो सकती। जैसे अगर टाइम मेजर कर रहे हो तो आपके पास रिस्ट वॉच होगी, तो रिस्ट वॉच आपको टाइम बताएगी सेकंड्स तक, कितना टाइम हुआ है। सपोज इस समय 3:24 और कुछ सेकंड हुए हैं, तो मेरे पास अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर जो मेरी क्लॉक है वो अभी मेरे को डिजिटल क्लॉक है, वो मिनट्स और आवर्स बता रही है, अभी इधर ये सेकंड्स नहीं बता रही। लेकिन प्रिसाइज करके इससे सेकंड्स पता किए जा सकते हैं। लेकिन सेकंड्स में भी हम मिली सेकेंड्स मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी कॉम्पिटिशन्स देखो, कभी एथलेटिक मीट्स में क्या होता है, एक स्टॉप वॉच होती है और स्टॉप वॉच में आप देखो कि वो सेकेंड्स के भी कुछ हिस्से को माप सकते हैं। तो इसका मतलब वो ज़्यादा प्रिसाइज हैं। तो अगर आप अभी बोलो कि 3:24 और 15 सेकेंड हुए हैं, तो हो सकता है वो 15 सेकेंड से थोड़े से ऊपर टाइम हुआ हो या थोड़ा सा कम हुआ हो, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ एरर हो सकता है हमारी मेजर्ड वैल्यू में। तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है, हमारी कोशिश ये है कि हम ट्रू वैल्यू के ज़्यादा से ज़्यादा पास वैल्यू मेजर करें। सो एरर्स, द मेजरिंग प्रोसेस इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। तो हमें पता लग गया कि भाई हम जब भी कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं तो हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको एरर्स ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। तो एरर्स ऑफ मेजरमेंट को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो कहलाती हैं टाइप्स ऑफ एरर्स: सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। तो पहला है हमारा सिस्टमेटिक एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स, ये अपने नाम से भी बता रहे हैं, सिस्टमेटिक मतलब इनका एक सिस्टम होता है। मतलब ये वो एरर्स हैं जो एक डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे आप अगर वैल्यू कोई मेजर कर रहे हो तो अगर ये एरर, इस तरह के एरर आते हैं, तो अगर सपोज करो आप हाइट मेजर करते हो और एक 5 फीट हाइट है, तो ये वाले एरर हमेशा एक तरफ होंगे। या तो आपकी वैल्यू हमेशा ही 5 फीट से ज़्यादा आ रही होगी या हमेशा ही कम आ रही होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी मेजर किया तो 5 फीट से ज़्यादा आई और अगली बारी मेजर किया तो 5 फीट से कम आई। तो ये जो दो अलग अलग डायरेक्शन में एरर आ रहे हैं अगर आपके, तो वो सिस्टमेटिक एरर्स नहीं आएंगे। तो एरर्स बेटा हमारे इंस्ट्रूमेंट में हो सकते हैं। तो हमारी मेजर्ड वैल्यू अगर गलत बता रही है तो इसका मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी है। तो सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो ये इस तरह के एरर पॉजिटिव ही होंगे या नेगेटिव होंगे। द कॉज ऑफ सच एरर्स आर नोन। तो इन एरर्स का हमें पता होता है कि ये किस कारण से है, तो इनके कारण पता लग जाते हैं हमें। कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में ही एरर होता है जिसको जीरो एरर कहा जाता है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे अभी अगर आपकी घड़ी है, आपने आपकी वॉल क्लॉक है और आपकी वॉल क्लॉक 2 मिनट आगे है, तो कई बार हम सेट कर लेते हैं। मैनी टाइम्स मैं जैसे अपनी घड़ी 5 मिनट आगे सेट करता हूँ। तो अगर अभी मैं अगर कहूँ कि मेरी घड़ी पे 3:30 बज रहे हैं, तो एक्चुअल में मैं ये देखूंगा कि वो 3:25 हुए होंगे। तो अगर 3:30 मेरी अगर वॉच दिखा रही है तो मेरे को पता है ये 5 मिनट आगे है, तो मैं क्या बोलूँगा, एग्जैक्ट टाइम इज 3:20
325 या अभी 332 बता रही है तो 327। तो अल्टीमेटली मेरे को पता है कि ये हमेशा प्लस में ही बताएगी क्योंकि मैंने सेट की हुई है। तो ये एक सिस्टमेटिक एरर है क्योंकि ये हमेशा ही ऐसा होता है। तो मेरे को कॉज पता है इसका क्योंकि मैंने इसको टाइम आगे सेट किया है। ऐसे ही कई तरह के सिस्टमेटिक एरर्स हो सकते हैं और इनका कॉज हमें पता होता है तो ये एरर्स को हम मिनिमाइज अपने आप कर सकते हैं। तो सम ऑफ द सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। सो इनके सोर्स क्या हो सकते हैं इस सिस्टमेटिक एरर्स के? इट मे बी ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर और कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कैलिब्रेशन सही ना की हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या डिज़ाइन की गलती हो, तो इन चीज़ों को दूर किया जा सकता है। डिज़ाइन सही कर दो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दूर कर दो, कैलिब्रेशन सही कर दो, तो इंस्ट्रूमेंट से ये एरर खत्म हो जाएगा। पर्सनल एरर हो सकते हैं, अराइज ड्यू टू द ऑब्जर्वर और डिफेक्ट इन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब हमें पता है कि किसी भी अगर वर्कर की आई साइट कमज़ोर है और कहीं पर भी मशीन ऐसी है जिसमें थोड़ी दूरी से अगर मेजरमेंट लेनी है तो हमें पता है कि उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, तो हम उस बंदे को बदल दें, किसी और की ड्यूटी वहाँ पे लगा दें, तो वो एरर दूर हो जाएगा। अगर वो एरर आ रहा है तो पर्सनल एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर है, तो इसको भी दूर किया जा सकता है क्योंकि उसका कॉज हमें पता लग गया कि वीक आई साइट के कारण हो रहा है। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, दीज एरर राइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो एक इम्परफेक्शन के कारण भी एरर हो सकता है। तो सपोज करो एक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें एक स्टेप 1 है देन स्टेप 2, कोई जैसे आप केमिकल ऐड कर रहे हो, तो सपोज करो उसमें लिखा हुआ है कि ए केमिकल में पहले बी ऐड करो, फिर 5 मिनट्स रुको और फिर सी ऐड करो। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार कि ए में ही दोनों ऐड करने तो बी सी इकट्ठा ही ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें होता क्या कि उसके शायद कोई और उसका साइंटिफिक रीज़न होगा कि ए और बी जब ऐड होते हैं तो वो कुछ रिएक्शन करते हैं विच विल टेक अबाउट 3 to 4 मिनट्स, इसलिए हम वो 5 मिनट का समय उनको देते हैं, फिर हम सी ऐड करते हैं। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हुए कोई भी पर्सन अगर वो दोनों इकट्ठे ऐड करते हैं तो शायद कोई और नई रिएक्शन निकल के आती है। तो ये इग्नोरेंस है, इम्परफेक्शन है, तो इसको भी दूर किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द प्रॉपर स्टेप्स। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, तो एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर बदल जाना, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो ये मेजरमेंट के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें अगर हैं तो वो रीडिंग्स को अफेक्ट कर सकती हैं और ये कॉज हो सकता है एरर का, तो इनको भी दूर किया जा सकता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बनाया तो गया है कि 45 डिग्री तक काम करने के लिए और उसको हम ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ पे 55 डिग्री या 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस इंस्ट्रूमेंट पे गलत असर पड़ेगा और हो सकता है कि वो हमारे पास एरर्स देने लग जाए मेजरमेंट में। तो हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं बाय प्रॉपर डिज़ाइनिंग कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही वहाँ पे लगाया जाए जो इतना टेम्परेचर वहाँ पे झेल सके। तो इसका मतलब ये सिस्टमेटिक एरर्स का कॉज हमें पता लग जाता है और वो कॉज को दूर करके हम ये एरर्स मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स, रैंडम का मतलब एकदम से हो जाना, रैंडमली। तो दीज एरर्स, रैंडम एरर्स आर द एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते, एकदम से आज यार यहाँ पे कभी टेम्परेचर होता नहीं ज़्यादा, एकदम से वहाँ पे 50 से शूट कर गया, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत देने लगा। तो मतलब रैंडमली हो गया, कभी गलती से हो गया। वैसे तो यार मैं हमेशा सही देखता हूँ इंस्ट्रूमेंट को, एकदम से मेरी आंख में कोई चीज़ आ गई और मेरे को गलत दिख गया, मैंने गलत रीडिंग ले ली, तो ये रैंडमली हो गया। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है, अभी हो गया अगली रीडिंग में सही ले लूँगा। तो ये रैंडम एरर है। जैसे कोई चल रहा है तो चलते चलते कई बार ये फिसल के गिर जाते हैं, कई बार कोई साइकिल से गिर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार साइकिल चलाएगा तो गिरेगा ही, हर बार फिसलेगा ही, तो ये एकदम से रैंडमली हो गया। तो इन एरर्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको चांस एरर भी कह देते हैं। तो इनको दूर करने क्या कहते हैं, हम रीडिंग, नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा देते हैं और उनका मीन ले लेते हैं, जिससे अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में 1 या 2 ऑब्जर्वेशन में गलती भी हुई है तो 10 रीडिंग्स ले लो, 10 का मीन ले लो, तो आपकी वो जो गलती हुई है, वो एरर जो आया है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। सो causes of these errors are not known precisely. It is almost impossible to eliminate these errors. These are sometimes called chance errors. So random errors can be minimized by repeating the observations number of times and taking the mean of all observations. तो ये errors कब कैसे दूर किए जा सकते हैं कि अगर हमने कोई भी रीडिंग लेनी है तो उसको 10 बार ले लें और 10 बार लेके उस 10 रीडिंग्स का मीन ले लें, जिससे अगर कोई 1, 2 या 3 रीडिंग्स में गलती हो भी गई रैंडमली, तो चांस हो भी गया एरर का, तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट इज ग्रॉस एरर्स। सो ग्रॉस एरर्स, दीज एरर्स अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये वो एरर्स हैं जो प्योर केयरलेसनेस के कारण हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, तो इंस्ट्रूमेंट को पहले सेट नहीं किया प्रॉपरली और ऐसे ही रीडिंग ले ली, पहले देखा नहीं कि क्या शुरू में तो वो गलत रीडिंग नहीं दे रहा और उसको सेटिंग करनी पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट की जिसको जीरो एरर कहा जाता है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर भी देखना होता है, तो कोई भी आया ऑब्जर्वर और उसने कोई सेट नहीं किया और रीडिंग ले ली और उसमें एरर आ गया। टेकिंग ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्स ऑफ एरर्स एंड प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस भी नहीं ली, ध्यान नहीं दिया कि टेम्परेचर सही है कि नहीं है, मतलब उसके सही जगह पे लगा कि नहीं लगा वो, तो ये इस तरह से ऑब्जर्वेशन ले ली तो उसके अंदर भी वो एरर आ गए। रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, तो गलत तरीके से रिकॉर्ड कर ली, जैसे मतलब कि उसे पता है कि भाई 5 फीट की दूरी से करना है, टेबल उसका 15 फीट पे लगा है तो 15 फीट से दूर से देख लिया, चलो यार कौन 10 कदम चल के जाएगा तो बैठे बैठे देख लेता हूँ, दिख तो रही है मुझे, तो लेकिन क्या हुआ, गलत रीडिंग ले ली, तो इसको गलत तरीके से जब रीडिंग ली गई तो एरर आ गया। यूजिंग रॉन्ग वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन, तो ऑब्जर्वेशन मतलब कि आपने ले तो ली सही, लेकिन जब आप कोई कैलकुलेशन में उसको पुट करने लगे तो कहीं पे 2.52 लिखा हुआ है तो उसको 2.52 की जगह 2.25 ले लिया, तो फिगर गलत हो गए तो भी गलत हो गई। तो इन एरर्स को ग्रॉस एरर्स कहा जाता है। तो ज़्यादा ध्यान से काम करके ऑब्जर्वर के द्वारा इनको दूर किया जा सकता। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। अब जब हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं तो जो ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू होती है हमारी, उनमें कौन कौन से तरह के एरर्स हो सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर, एक मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसका। सो एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एक मेजर्ड वैल्यू, कोई भी हमने सपोज करो आपने किसी भी दूरी को मापा, आपने किसी, ठीक है, डिस्टेंस मापा या लेंथ मापी आपने, तो लेंथ माप के आपने ये देखना है कि भाई इसमें एब्सोल्यूट एरर कितने हैं। मैंने लेंथ मापी तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो एरर दूर करने के लिए, चांस एरर दूर करने के लिए क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लेता हूँ, 10 टाइम्स ले लेता हूँ सपोज, तो 10 टाइम्स लूंगा तो उसकी एक मीन वैल्यू निकाल लूंगा, और जो मीन वैल्यू आएगी मैं मानता हूँ कि वो एक ट्रू वैल्यू है उसकी, मतलब कि उसमें अब एरर मिनिमाइज हो सकता है तो वो ट्रू वैल्यू है। अब मैंने जो 10 वैल्यूज ली हैं, तो जो मैंने पहली वैल्यू ली, पहली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो ये एब्सोल्यूट एरर पहली वैल्यू जो मैंने मेजर्ड वैल्यू ली थी उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, जितनी मैंने मीन वैल्यू निकाली होगी और जितनी मेरी पहली वैल्यू होगी, इन दोनों में जितना डिफरेंस है वो कहलाएगा द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो ये पहली क्वांटिटी जो पहली ऑब्जर्वेशन है उसमें एब्सोल्यूट एरर होगा इन दोनों के बीच की का डिफरेंस। सो सपोज फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स एंड रीडिंग्स आर a1 a2 a3 a4 an, तो मैंने n टाइम्स एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और उसकी मीन वैल्यू निकाल ली, और मीन वैल्यू मैं ये मानता हूँ कि ये ट्रू वैल्यू है, बहुत पास में है ट्रू वैल्यू के, तो इसको मैंने ट्रू वैल्यू ले ली। तो इस मीन वैल्यू और ये जो मेजर्ड वैल्यू, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू की जो डिफरेंस होगा, ये हर एक मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। सो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी आर, तो हर एक मेजर्ड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, जितना हर एक वैल्यू मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस होगा। सो डेल्टा ए एम इज इक्वल टू डेल्टा ए वन डेल्टा ए वन मतलब एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, तो पहली वैल्यू जो मेजर की गई उसका एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन वैल्यू माइनस ए वन। सेकेंड का एब्सोल्यूट एरर कितना है, ए एम माइनस ए टू। थर्ड का डेल्टा ए थ्री इज इक्वल टू ए एम माइनस ए थ्री। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पहली का एब्सोल्यूट एरर आ गया ए एम माइनस ए वन, दूसरी का ए एम माइनस ए टू, तीसरी का ए एम माइनस ए थ्री और nth का ए एम माइनस ए। तो ये सभी वैल्यूज में एब्सोल्यूट एरर आ गया। अगला मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, तो आपने जो वैल्यूज मेजर की, फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर की, इनका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो हमने ये एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं इंडिविजुअल वैल्यूज के, इन सब का मीन निकाल देना, उसको कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। और ये मीन निकालते हुए हमेशा ध्यान रखना है, ये देखो हो सकता है ए एम माइनस ए वन पॉजिटिव टर्म हो सकता है ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि सपोज करो आपका ए एम जो आया वो आया 2.52 और आपकी वैल्यू जो पहली मेजर की थी वो 2.50 थी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अगर आपका 2.52 और 2.50 ये तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन जो दूसरी वैल्यू मेजर की वो आपकी थी 2.53, ये था 2.52, मीन वैल्यू आई 2.52 और दूसरी वैल्यू आई 2.53। तो जब 2.53 आया तो जब आपने माइनस किया तो क्या आया, माइनस 0.01 आंसर आएगा आपके पास।
तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। और जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है। और जब मीन निकालने का क्या मतलब, इन सबको ऐड करना है। और जब आप ऐड कर रहे होगे तो आप साइन जो है वो इग्नोर करोगे, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव ही लोगे। तो अगर इधर नेगेटिव 0.01 आया है, इधर प्लस 0.02 आया है, तो प्लस 0.02 माइनस 0.01 नहीं कर देना, प्लस 0.02 प्लस 0.01। तो प्लस माइनस वाले साइन आप निगलेक्ट करके सभी को पॉजिटिव ही लोगे। सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटीज। While taking arithmetic mean, we ignore the sign positive and negative of the absolute errors. तो हम इन सब के साइन निगलेक्ट कर देते हैं, अपने सभी को पॉजिटिव ही मान लेंगे। तो ये जो हमने बार लगाया है तो ये मॉडुलस कहलाता है, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी बेशक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगी। तो सभी ऐड होंगी, कोई माइनस नहीं होगी। तो सभी एब्सोल्यूट एरर्स सम अप हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और जो निकलेगा उसका नाम होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, ये रेशो होती है मीन एब्सोल्यूट एरर की और मीन वैल्यू की। तो इधर से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, और इससे पहले हमने मीन वैल्यू निकाली थी। मीन वैल्यू क्या थी, सभी ऑब्जर्वेशन या सभी मेजर्ड वैल्यूज का सम और डिवाइडेड बाय n, तो इनका अर्थमेटिक मीन था। तो ये मीन वैल्यू और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर, तो रेशो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू की कहलाती है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। दस रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन्स डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अगला एरर है परसेंटेज एरर। तो आपने जो वैल्यूज मेजर की हैं फिजिकल क्वांटिटी की, उनका परसेंटेज एरर क्या है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो कहलाता है परसेंटेज एरर। सो व्हेन रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज वी कॉल इट एज परसेंटेज एरर। मतलब इस वैल्यू को, जो आपका रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आया डेल्टा ए मीन बाय ए मीन, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, और इसको बोला जाता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज है। सपोज ये वैल्यू आती है 0.08 आ रही है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 8। तो इसका मतलब परसेंटेज एरर हुआ 8%। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स हो गए थे हमारे पास, अलग अलग तरह के एरर। एक फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली जाती है, उनमें किस तरह के एरर हो सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर हो सकता है। एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटी का होता है। आपने इंडिविजुअल क्वांटिटी और मीन क्वांटिटी, जो आपने मीन वैल्यू निकाली, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, इन एब्सोल्यूट एरर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल दो, और जब अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो तो सभी का साइन पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देना, मतलब सभी ऐड होंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, ये रेशो है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू की, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा या इसको परसेंटेज में शो किया जाएगा तो वो परसेंटेज एरर कहलाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज दिस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये आपको आगे चल के +2 में पता लगेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो अभी हम इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं कि इनकी ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी कितनी है, मेजर्ड क्वांटिटी। तो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। तो कैलकुलेट द मीन वैल्यू, इसकी मीन वैल्यू निकाल दीजिए। इसका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ये निकाल दीजिए। क्वेश्चन ये कहते हैं। तो मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सभी को सम अप कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो डिवाइड किया 8 से, तो म्यू आ गया 1.33। तो ये वैल्यू हमने राउंड ऑफ कर दी है, क्योंकि ये 2 डेसिमल तक ही हमें वैल्यूज दी गई हैं। तो हम आंसर में भी अगर 1.328 आता है तो हम राउंड ऑफ करते हैं, 8 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये 5 से बड़ी क्वांटिटी को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो जो
2 होगा वो 3 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ भी कैसे करना है वैल्यू को, आप इस चैप्टर में आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 1.33 है मीन वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, एब्सोल्यूट एरर था इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस। तो पहली मेजर वैल्यू थी हमारे पास 1.29, तो 1.33 माइनस 1.29 डेल्टा म्यू 1 आ गया। ऐसा ही डेल्टा म्यू 2 निकाल लोगे आप, डेल्टा म्यू 3, म्यू 4। तो मैंने कहा ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ हो सकता है, तो ये देखो यहाँ पे मीन, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मैं एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ रहे हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इन सबको सम अप कर दो, तो नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देना, तो 0.04 0.00, ये माइनस 0.01 है, इसको प्लस 0.01 ही लेना है, इधर भी 0.02 ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपके पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के आपने निकाल दिए, मीन एब्सोल्यूट के एरर सभी क्वांटिटीज़ में जो आया वो आ गया 0.0175। तो फिर से हम ये देखते हैं कि देखो 2 डेसिमल तक हमें दिया हुआ है, तो 2 डेसिमल तक ये हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे 4 तक आ रहा है, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये जब 5 निगलेक्ट हुआ तो ये 8 हो जाएगा, और इसको 8 को निगलेक्ट करेंगे तो ये 5 से बड़ी क्वांटिटी, तो ये 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ होकर 0.02। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 0.02। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या कहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का हमारे पास रेशो। तो डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू, तो प्लस माइनस में आता है ये रिलेटिव एरर, तो डेल्टा 0.02 अपॉन 1.33 ये आ गया 0.015। तो 0.015 अगेन हम डेसिमल सेकंड वैल्यू तक ही लेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेंगे, तो 5 है, इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके आ गया हमारे पास 0.02 रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। और फिर से परसेंटेज में 0.02 या ये रहा 0.015 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1.5% आ गया। तो इसको राउंड ऑफ ना करने की ज़रूरत है, क्योंकि राउंड ऑफ करके तो ये निकाल रहे हैं हम, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ये आ रही है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 तक निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो परसेंटेज आ रहा है प्लस माइनस 1.5%। तो प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने मीन की वैल्यू जो है वो सभी पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन हमारे पास एरर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही आ रहे थे। देखो आपका जो ये आपकी मीन वैल्यू तो 1.33 आ गई, तो उससे कम भी वैल्यू आ रही है और उससे ज़्यादा भी आ रही है, तो एरर प्लस में और माइनस में दोनों में आते हैं। तो जब आप रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालते हो तो उनको प्लस माइनस में आप डिनोट करते हो, लिख देते हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा पता लगेगा। इधर हम आपकी स्क्रीन पे एक और मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड मेजर किया है सेकंड्स में, तो आपने इसका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालने हैं। 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड्स एंड 2.82 सेकेंड्स। एस एस लगाया है, ये सेकेंड्स हैं, ये सारे सेकेंड्स हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको वैल्यूज दी गई हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकाल दोगे आप। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको रिलेटिव और परसेंटेज एरर पूछा गया है। रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का रेशो। तो मीन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको, सभी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। होपफुली अब ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। आके हम और इसी चैप्टर के रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like and share my video and also subscribe to my channel. Thank you very much.